नमस्कार। 2025 को किसी एक सुधार के लिए नहीं बल्कि शासन की सोच में बदलाव के लिए बेहद अहम माना जा रहा है और इसी का असर है कि कभी भारत में कारोबार की जटिल रही प्रक्रिया की तस्वीर ही बदल गई है। 29 श्रम कानून 4 में सिमट गए। 100 करोड़ तक की कंपनी अब भी छोटी यानी कि छोटी कंपनियों का टर्नओवर 10 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ तक, 9,000 नियम घटकर 238 रह गए और कंपनियों की संख्या 11 साल में लगभग दोगुनी हो गई। 2025 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने कैसे बनाया देश को कारोबार का आकर्षक डेस्टिनेशन, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2025 ने हर सेक्टर और हर मोर्चे पर भारत की आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी छवि को और मजबूत किया है। ये वर्ष उस भारत की तस्वीर बन गया जो निर्णय लेता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस साल मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिससे देश में न केवल कारोबार करना आसान हुआ बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े। कैसे कारोबार सुगमता के लिए साल 2025 खास रहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। साल 2025 में भारत को न केवल एक आर्थिक उपलब्धि के रूप में बल्कि एक मानसिक और नीतिगत बदलाव के वर्ष के तौर पर भी देखा जाएगा। ये वो साल रहा जब भारत ने फैसला किया कि अब सुधारों को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, न कानूनों में, न टैक्स में और न ही शासन की सोच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार अब सिस्टम बदलने वाले फैसले लेगी और पुराने ढांचों को ढोने के बजाय उन्हें बदलकर नया बनाने के लिए तैयार है। ये बदलाव केवल नीतियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसने ये संकेत भी दिए कि भारत अपनी विकास यात्रा को अब छोटे कदमों से नहीं बल्कि बड़े निर्णयों से आगे बढ़ाना चाहता है। अगर कहा जाए तो 2025 एक ऐसा साल रहा जब भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़कर फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में कदम रखा। इनमें श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण, वस्तु एवं सेवा कर का सरलीकरण, आयकर नीतियों का पुनर्गठन, बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और नए व्यापार समझौते करना शामिल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार द्वारा इस साल उठाए गए कदमों पर नजर डालें तो जीएसटी में और सुधार किए गए जिससे कंप्लायंसेस और रिफंड प्रोसेस को और तेज बनाए जा सके। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स की समीक्षा में 76 उत्पादों से अनिवार्यता हटाई गई। 200 से अधिक श्रेणियों को डीरेगुलेशन के लिए चिन्हित किया गया। 29 जटिल श्रम कानूनों को समेटकर 4 सरल श्रम संहिताओं में बदलकर व्यवसायों के लिए अधिक स्पष्ट और श्रमिकों के लिए अधिक सुरक्षित बनाया गया। छोटी कंपनी की टर्नओवर सीमा को 10 गुना बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया। पूर्व में लागू 33% ग्रीन कवर की अनिवार्यता को खत्म कर उद्योग की प्रदूषण क्षमता के आधार पर नई प्रणाली लागू की गई। भूमि उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति में लगने वाले 6 से 12 महीनों के समय को घटाकर 15 से 45 दिन किया गया। जन विश्वास 1.0 और 2.0 के तहत 200 से अधिक छोटे तकनीकी अपराधों को अपराध मुक्त कर सैकड़ों अप्रासंगिक प्रावधान हटाए गए। एनडीए शासित राज्यों ने भी 1000 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त किया, जिससे सुधार जमीनी स्तर तक पहुँचे। डीरेगुलेशन केवल मंत्रालयों तक सीमित नहीं रहा। आरबीआई और सेबी ने भी समान रूप से बड़े सुधार किए। सेबी ने पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए ऑफर डॉक्यूमेंट्स को संक्षिप्त और स्पष्ट किया ताकि निवेशक अनावश्यक कागजी बोझ के बजाय वास्तविक जानकारी पर ध्यान दे सकें। वहीं आरबीआई ने दशकों में जारी लगभग 9000 परिपत्रों को समेटकर 11 श्रेणियों और 30 कार्यात्मक क्षेत्रों में 238 मास्टर डायरेक्शंस में बदल दिया। इससे अनुपालन सस्ता, तेज और कम अस्पष्ट हुआ। व्यापार की सुगमता तब तक अधूरी है जब तक बाजार उपलब्ध न हो। तो 2025 में भारत ने यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ 3 प्रमुख मुक्त व्यापार समझौते किए। 2013-14 में भारतीय बंदरगाहों पर जहाज औसतन 4 दिन तक खड़े रहते थे। 2025 तक ये समय घटकर 1 दिन से भी कम हो गया। इस वर्ष संसद ने 1908 और 1925 के औपनिवेशिक समुद्री कानूनों को हटाकर 5 आधुनिक समुद्री कानून लागू किए, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत घटी और भारत की ब्लू इकोनॉमी को नई गति मिली। यही खास वजह है कि 2025 को किसी एक सुधार के लिए नहीं बल्कि शासन की सोच में बदलाव के लिए याद किया जाएगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब कोई सूचकांक नहीं बल्कि प्रणाली की आदत बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किस तरह से ये साल निर्णायक रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। जगदीश मित्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोर्ड मेंबर हैं एनएसडीसी और नैस्कॉम के। ऋषि अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, को चेयर CII नेशनल टास्क फोर्स ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड को फाउंडर एंड CEO ऑफ टीमलेस रेगटेक। और शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपने सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले मित्रा जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से 2025 को जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं या कारोबार के लिए एक उपयुक्त माहौल बनाना, एक आकर्षक माहौल बनाना, उस लिहाज से एक बेहतर वर्ष माना जा रहा है। रमा जी नमस्कार। पहले तो मुझे इस चर्चा पे आमंत्रण देने के लिए। हम उस समय से गुजरे हैं जहाँ पे जो यहाँ पे अगर हम कोई भी काम करें या बिजनेस करें, वो इंस्पेक्टर राज के तौर से जाते थे, जहाँ पे हर छोटी चीज के लिए हमें 2500 लोगों की कंप्लायंस या 2500 दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे कि उस बिजनेस को शुरू किया, उसको बढ़ाया जाए। आज की दुनिया में मैं समझता हूं कि जो जनहित में जारी किया गया जन विश्वास बिल, उस हिसाब से हर बिजनेस को काफी सुविधा मिली है, काफी फायदा मिले। 2025 पहली बार इसको लाया गया और इससे काफी हमको मिली। मैं इस क्षेत्र से हूँ, वो टेक्नोलॉजी और AI की क्षेत्र से हैं, जैसे और स्किलिंग से हैं, जैसे आपने देखा NSDC, नैस्कॉम। खुद AI की कंपनी में चलाता हूँ। आप अगर देखें तो सबसे बड़ी जो चीज अब बिजनेस में अब हमको देखना चाहिए कि उसका आउटकम क्या हुआ, परिणति क्या नहीं। हमें अगर वो परिणति देखें तो आपको पता चलेगी कम से ऊपर बड़ी कंपनियां। बिल्कुल। और हमारे साथ ऋषि जी भी जुड़े हुए हैं। ऋषि जी आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से जो नीति सुधार हुए हैं उसका ज़मीनी असर देखने को मिला है, क्या कुछ असर? रमा जी, कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। पिछले एक दशक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ कंप्लायंस की दिशा में देश ने बहुत उन्नति की है। अगर प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं उनके कैबिनेट के कई सदस्यों की अगर आप वक्तव्यों को बयानों को देखेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ कंप्लायंस, नियमों में सुधार, नियमों में आसानी, ये सब शब्द आपको कॉन्स्टेंटली सुनने को मिलते हैं। 2025 एक ऐसा साल रहा है जिसको रिफॉर्म के नज़रिए से अगर आपको समझना है तो आप उसको अकेले में नहीं देख सकते। एक पूरा दशक इसी दिशा में केंद्रित रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा है, डिजिटल सिस्टम्स बने हैं, बिजनेस को करने का दायरा बढ़ा है, अर्थव्यवस्था का स्केल बदला है। और जब देश इतनी तेजी से तरक्की करता है तो एक बात साफ हो जाती है कि पुराने नियम उसी रफ्तार से नहीं चल पा रहे हैं और उसी लिए बदलाव की आवश्यकता रही है। श्रम नियमों में जो बदलाव आपने 21 नवंबर 2025 को देखे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड रहे हैं। 78 सालों से देश का एंटरप्रेन्योर जो है 1948 में या कॉलोनियल राज में लिखे हुए कानूनों के तहत बिजनेस करता रहा है। बिजनेस चालू करना, बिजनेस को रन करना और बिजनेस को एग्जिट करना, तीनों ही बहुत कठिन रहे हैं। और इन विषम परिस्थितियों में भी देश के उद्यमी ने काफ़ी काम किया है। और मैं प्रधानमंत्री की एवं सरकार की सराहना करना चाहता हूं कि फाइनली 21 नवंबर को हमने इन सारे 29 श्रम कानूनों को म्यूजियम में रख दिया है। देश में एक नया 4 कोड का आधुनिक श्रम कानून लेके आए हैं जिससे कि देश को विकासशील से विकसित की दिशा में ले जाने में बहुत सहायता होगी। शुभमोय जी आपसे समझना चाहेंगे, विकासशील से विकसित दिशा में जाने को जिस तरह से कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को एक बड़ी तेज़ी मिली है, पहले के माहौल को अगर समझना चाहें तो क्यों जो कारोबार करना इतना मुश्किल हुआ करता था, कौन-कौन सी दिक्कतें आती थी जो अब दूर हुई हैं? हाँ जी, अभी इस साल की जो बदलाव लाए गए हैं वो रिफॉर्म्स के दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें मैं मानता हूँ कि खासकर विंटर सत्र में
शीतकालीन सत्र में जो बिल्स लाए गए हैं वो ईच एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। हम एफडीआई इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, सेबी का जो नया सिक्योरिटीज कोड बिल आया है, साथ में न्यूक्लियर बिल जो आया है, शांति बिल, साथ में जो गवर्नमेंट ने जो लेबर कोड में जो चेंजेस लाए हैं, जो रूल्स लागू किए गए हैं, और उसके ही साथ में जो सबसे इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो, क्योंकि ये सारे जो एक माहौल तैयार किया गया है वो काफ़ी अपबीट एक माहौल है, क्योंकि इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स जो बहुत सारे ज़रूरत थे, इन सारे रिफॉर्म्स पे काफ़ी जल्द कार्यक्रम हुआ है। एक चीज़ जो आप शायद लोगों के जानकारी में ज़्यादा नहीं रहता है, वो ये है कि जो पीएम का जो गति शक्ति का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बदलाव लाया गया है। नेटवर्क प्रोप्राइटरी ग्रुप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबसे शीर्ष मंडल ऑफिसर्स के मंडल रहते हैं प्रोजेक्ट्स अप्रूवल करने के लिए, उनके कामकाज में एक डिस्टिंक्ट बदलाव लाया गया है। इन सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि भाई हम यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। साथ में जो इसके पहले जो दो चीज़ें जो टैक्स में जो बदलाव लाए गए हैं, एक है जीएसटी में जो हम 2 रेट्स की जो का जो अभी ये इम्प्लीमेंट किया गया 5 रेट्स के बदले में, और इनकम टैक्स में जो एग्जम्पशंस का लिमिट 12 लाख तक बनाया गया। इन सारी चीज़ों का ही कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है इस साल के एंड में कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट काफ़ी सुदृढ़ हो गया है। और जिसका एक बहुत बड़ा, अगर हम डेटा के हिसाब से अगर हम इसको अवलोकन करें तो नवंबर में जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन रेट वो 6% से ऊपर हो गया है। साथ में जो हमारे एक्सपोर्ट्स इतने सारे हिचक के बाद भी हाई टैरिफ रेट्स हैं, इसके बदले में भी एक्सपोर्ट्स हमारा सिग्निफिकेंटली हाई गया है। ये सारी चीज़ हमको ये बताते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्शन जो रिफॉर्म्स के जो कतार जो लगाए हैं वो सारे बहुत ही ठोस चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, यही ठोस जो चीज़ें हैं इन पर बिंदुवार चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और ख़ास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मित्रा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे ये जो कंपनीज की सीमा बढ़ाई गई है, छोटी कंपनी की 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ की अब वो कर दी गई है, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? और जिस तरह से स्पष्टीकरण की लगातार हम बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, 29 श्रम कानूनों की जगह जो 4 लेबर कोड आए हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या मिला है? रमा जी, सबसे बड़ी बात जब हम छोटी कंपनी होते हैं, 10 करोड़ की जो कंपनियां हैं, उनको हमको हर तरीके से उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़े, उनका उत्साह बढ़े, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। तभी हम इस देश को आगे ले जाएंगे और विकसित कर पाएंगे। क्योंकि ये जो छोटी कंपनियां हैं, जब ये बड़ी होंगी तभी ये सारा समूह बड़ा होगा। जो ये 10 करोड़ से 100 करोड़ की लिमिट जो हटाई गई है, इससे ये फायदा हुआ है कि जो 10 करोड़ वाली कंपनियां हैं उनको अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए, ना कि हर जगह हर राह पे वो हर चीज की जिसे कहते हैं अप्रूवल लें, जिसे वो हर डिपार्टमेंट में जाएं, तो उससे उनका बहुत वक्त जाया होता है। बिल्कुल, चक्कर नहीं काटने पड़ते अब। हाँ, चक्कर नहीं काटने पड़ते। जो इंस्पेक्टर राज वाला जो जमाना था वो चला गया और अभी हम जन सुविधा वाली राज शुरू कर रहे हैं। जो जब 10 से 100 कर देते हैं तो उसकी उस दायरे में बहुत कंपनियां पड़ती हैं, और इसीलिए आप सरकार की इस निर्णय से बहुत कंपनियों को फायदा ये हुआ कि एक बहुत लार्ज जो सेक्शन है
उसको ये फायदा हुआ कि उनको ये चक्कर नहीं काटने पड़ते। वो फोकस करें, 100 करोड़ के ऊपर जाएंगे तो फिर हम जो बाकी कानून हैं, जो उनकी रेगुलेशंस हैं, जो उनकी समीक्षाएं हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन जब तक वो 100 नहीं पहुंचे तब हम उनको उनके काम करने का मौका देते हैं, और उनको इससे हमारे मेक इन इंडिया वाले जो हमारी कार्यक्रम है उसको भी फायदा होता है, और एक्सपोर्ट से जो लोग आते हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसका भी फायदा होता है। मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा एक निर्णय लिया है सरकार ने। ऋषि, आपसे भी समझना चाहेंगे, कंप्लायंस को लेके भी काफ़ी परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें जिस तरह से जो 76 उत्पाद श्रेणी है उनसे जो अनिवार्य कंप्लायंस है या अनुपालन है वो हटाया गया है, और 200 प्लस श्रेणियां ऐसी हैं जो कि विनियमन मुक्ति के लिए चिन्हित की गई हैं। तो इन सब का असर क्या कुछ पड़ता है? और अगर QCOs की बात करते हैं तो इससे मैन्युफैक्चरिंग में क्या कुछ सहायता मिलती हुई दिखाई देती है इस सेक्टर को? तो आपने रमा जी कंप्लायंस का विषय उठाया है। मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि देश में 1536 ऐसे कानून हैं जो कि बिजनेस करने के लिए लगते हैं। उनमें करीबन 70,000 ऐसी कंप्लायंसेस हैं जो कि व्यवसायियों को लग जाती हैं। एक अगर MSME को देखते हैं तो एक छोटे से मैन्युफैक्चरर को अप्रॉक्सीमेटली 1000 कंप्लायंसेस लग जाती है, यूनिक कंप्लायंसेस, और इनका जो टोटल नंबर होता है करीबन 1500 हो जाता है। अब इनमें अगर इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेस को देखते हैं तो करीबन 50% ऐसी कंप्लायंसेस हैं जिनमें इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेस हैं, जहां जेल टर्म लाया गया था। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन विश्वास बिल लाया गया 2023 में, और 183 ऐसे कानून थे, ऐसे सेक्शंस थे जिनको डिक्रिमिनलाइज किया गया। अभी मॉनसून सत्र में जन विश्वास 2 आया था जिसके तहत 288 और सेक्शंस को इसमें ऐड किया गया है। सो क्लियरली आप देखते हैं कि जो दिशा है सरकार की वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ कंप्लायंस की तरफ है। अब आपने QCOs का मुद्दा उठाया है, बहुत ही अहम मुद्दा है। हमारी सप्लाई चेन्स अभी तक ब्लॉक्ड रही हैं क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ यूं है कि बहुत सारे QCOs क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लग गए हैं, जिससे कि इंपोर्ट्स हमारे एक्सपेंसिव हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाते थे, और इससे हमारा जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस है वो हो नहीं पाता था। अब 76 ऐसे पदार्थ हैं जिनको QCO से मुक्त कर दिया गया है, 200 को चिन्हित किया गया है। इनको करने से जो कंप्लायंस का बोझ है इंपोर्टर्स पर, जिसको कि आप प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो ग्लोबल हमारी कंपिटिटिवनेस बढ़ेगी। जस्ट गारमेंट्स इंडस्ट्री का मैं उदाहरण दूं तो $16 बिलियन के ऊपर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो स्टैग्नेट हो चुका है पिछले 1 दशक में, उसमें बढ़ावा नहीं हुआ है, क्योंकि दुनिया में जो है मैनमेड फाइबर्स का काफ़ी उत्पाद कंज्यूम किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ नेचुरल फाइबर्स ज़्यादा उत्पन्न होता है और उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ठंडे देशों में मैनमेड फाइबर्स की उपयोगिता ज़्यादा है और वहाँ पे उस तरह के जो गारमेंट्स हैं वो कंज्यूम होते हैं। नाउ QCOs के होने की वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है वो लो रही है, और उसकी वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट का ओरिएंटेशन है ग्लोबल मार्केट में एक बहुत ही छोटा रहा है, जबकि छोटे देश बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम और चाइना तो बहुत बड़ा है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रहा है। तो अगर आप अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कदम है, हमारी एक्सपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। बिल्कुल, और कंपनीज की बात कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी राहत की बात है। शुभमोय जी, जो एक्टिव कंपनियां हैं बताया जा रहा है कि वो दोगुनी हो गई हैं, तो ये भी इसका एक बड़ा जिसे कह सकते हैं कि असर है, और इसका भी अगर दीर्घकालिक अगर हम आत्मनिर्भर भारत में देखते हैं तो काफ़ी मिलने वाला है। बिल्कुल, और इसी के लिए आप देखेंगे कि जो हमारे जो कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज हैं, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा, इनसे सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा ये मिल रहा है कि इन कंपनियों के जो प्राइस पॉइंट है, जिस प्राइस में वो लोगों को सामान बेचते हैं, वो पहली बार सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहे हैं और लोगों के लिए अफोर्डेबल बन रहा है। जिसलिए आप देखेंगे कि हम आजकल न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये चीज़ बार बार आ रहा है कि इंडिया के टॉप टियर शहर नहीं बट सेकेंड टियर शहर, इन शहरों में कंज्यूमर इकोनॉमी का बूम डेवलप कर रहा है। ये काफ़ी एक स्लो प्रोसेस था, लेकिन वो भी क्रिटिकल मास बन गया है। तो हम जब कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी बाय 2040, हम लोग कह रहे हैं कि अबाउट जो हमारे जो टारगेट्स हैं कि हमारे ऑफ बिकमिंग विकसित भारत के
जो जिस तरह के हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं कि भाई सपोजिंग अगर हम माने कि अगर सिर्फ 2032 की ही बात करें तो जिसमें हम कह रहे हैं कि अबाउट 8.5 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है इकोनॉमी को बनने का, जो अभी 4.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, तो इतना रैपिड 5 साल में इतना डबलिंग ऑफ द इकोनॉमिक साइज वो इसलिए हो रहा है कि इन सारे जो पेन पॉइंट्स थे कंपनीज के लिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का, वो रिड्यूस हो रहा है। और रिड्यूस होने की वजह से प्राइसेस कम हुए हैं, प्राइसेस अफोर्डेबल हुए हैं और रीच आउट कर रहे हैं उन कंज्यूमर्स को जो अभी सिर्फ इसको एस्पिरेशन गुड्स मानते थे, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन नहीं करते थे, कि उनके पास वो प्राइसेस अनअफोर्डेबल थे। तो ये दोनों मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग साइड से मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स सुलभ मूल्य में प्रस्तुत करना और लोगों के लिए उसको खरीदारी करने की कैपेसिटी, तो एक डिमांड सप्लाई का एक जो हमें एक स्वीट स्पॉट मिलना शुरू हुआ है, वो हमारे लिए इज़ अ वेरी गुड थिंग टू थिंक अबाउट जब हम ये वाला साल ख़त्म कर रहे हैं कि आने वाले साल में ये इसका तेज़ी, इसका रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, उम्मीदें जो है वो बढ़ा देता है। मित्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे यही उम्मीदें जो हैं जब हम बात करते हैं तमाम सुधारों की, जो स्टार्टअप्स हैं उसके लिए भी हैं, जॉब क्रिएशन के लिए भी हैं, और जब हम कंपनीज की बात करते हैं फिक्स टर्म या गिग हायरिंग को लेकर, अब कंपनीज ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगी? अनम्यूट कर लीजिए। रमा जी, बिल्कुल इस तरीके से आप दोनों तरीके का, दोनों सिक्के के दोनों पहलू को देखें। जो बड़ी कंपनीज हैं उनको ग्रोथ की जरूरत है, वो बढ़ें, ग्रो करें। जब छोटी कंपनी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको मौका मिले कि वो खुल के वाणिज्य करें और आगे बढ़ें और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें और खुद इंडिया को ऐसे एक मार्केट में ले जाएं ताकि इंडिया की जो कंजम्पशन है उसको हम बढ़ा दे सकें। तो मेरा खुद का जो अनुभव रहा है बड़ी कंपनी में काम करने का और आज का, और आप जानते हैं कि एआई जैसी चीज जो है वो देश को कॉम्पिटिटिव बनाएगी और उस देश को बढ़ावा देगी। तो उस मामले में मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जैसे दो अगर आप चीजें देखें, हम पीएस को हम तभी कर पाए हैं ताकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे ले आए हैं और हम फिर वहां से कंपनीज आई हैं बहुत सारी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे एक्सपोर्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं। सिमिलरली नैस्कॉम के तहत हमने देखा है कि जो बाहर की कंपनी जिसे हम जीसीसीज कहते हैं, वो उनमें डबल से ऊपर कंपनीज इस साल इंडिया में आई है। सो अभी कम से कम 1700 से 1800 कंपनीज आई हैं, उन्होंने नौकरियां यहाँ पे शुरू की हैं और सिर्फ पहले जो है वो टैलेंट के लिए आते थे यहाँ पे, आज वो सिर्फ टैलेंट के लिए नहीं, यहाँ पे R&D का काम होता है, यहाँ पे काफी सारा डेवलपमेंटल काम होता है जो विदेशों में पहले हुआ करता था। मेरे हिसाब से ये ऑलराउंड ग्रोथ हो रहा है और इसका एक काफी बड़ा श्रेय मैं इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले जो हमारे प्रिंसिपल्स आए हैं, जो हमारे नियम कानून आए हैं, उससे काफी फायदा मिला है। ऋषि जी, आपसे भी यही समझना चाहेंगे, जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है या विदेशी बाजार हैं, उनमें पहुंच कितने दमदार तरीके से सुनिश्चित हुई है? 3 बड़े एफटीए और इसके साथ ही अगर हम क्रेडिट और निर्यात की बात करते हैं तो इसमें कितना इजाफा? बहुत फर्क पड़ा है रमा जी। अगर आप देखें तो दुनिया एज हो रही है। हम ये जानते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हिंदुस्तान के साथ है। 2055 तक युवा हमारे साथ है। इकोनॉमिस्ट ने इस विषय में काफ़ी शोध किया है और पाया है कि 2055 तक हमारे पास युवा शक्ति होगी जिसके तहत प्रोड्यूस करने की क्षमता हमारे पास होगी। अगर आप देखें फार्मा की दुनिया में तो भारत को अभी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। कोविड के टाइम पे हमने देखा कि देश की जो 10,000 के आसपास फैक्ट्रीज हैं फार्मेसी की, वर्कर्स देश विदेश की कंपनीज में अभी 1800 कंपनीज जीसीसी के बारे में 1 मिनट पहले चर्चा हुई है। और इसी प्रकार से दुनिया के हर कोने की हर बड़ी कंपनी का आज ऑफिस देश में है और हम सर्विसेज को निर्यात यहाँ से कर रहे हैं।
और मैं ये बिल्कुल देखना एक बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है और इसीलिए इस साल को याद भी किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बढ़कर फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस भी इसे कहा जा रहा है। एक बेहतर निवेश का और बिजनेस का जो डेस्टिनेशन है वो भारत बना है, अपने आप में काफ़ी अहम है। बहुत धन्यवाद आपका ऋषि जी, मित्रा जी और शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम जो विचार हैं हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।